अनिल साहब, यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बनी हुई है, कौन सा इलाका है और कौन सी फैक्ट्रीज है? ये अरशद, ये गवादर फ्री जोन है और ये आप देख रहे हैं ये चाइना बिजनेस सेंटर है यहाँ पर, और उसके अलावा ये सब फैक्ट्रीज़ हैं और ये ख़ास तौर पे ये टिशू कल्चर लैब है। सो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं कि क्या क्या प्लांट्स इस इलाके में ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ताकि फिर इसको इसी पूरे रीजन में कोस्टल एरिया के अंदर ये लगाए जा सके। सो ये टोटल 60 एकड़ का एरिया, ये गवादर फ्री जोन फेज़ 1 है। सो ये इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था, पायलट प्रोजेक्ट किया 60 एकड़ के ऊपर। इसमें टोटल 46 एंटरप्राइजेज हैं जो रजिस्टर हुई, जिनमें से 12 फैक्ट्री हैं। सो 12 में से 3 तो कंप्लीट होके प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और उसके अलावा अभी भी ये काम हो रहा है सारी। जी देखें, ये तो वेयर हाउस है जहाँ पे अभी जितना शिप आए हैं यहाँ से फर्दर आगे कार्गोज जा रहे हैं, बट उसके अलावा मेटल प्रोसेसिंग की फैक्ट्री है, उसके बाद ये टिशू कल्चर सेंटर है, उसके बाद उसकी हैंडीक्राफ्ट्स की एक फैक्ट्री है। सो वेरियस फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे। ये सारा फेज़ 1 का हिस्सा है। फेज़ 2 में क्या शामिल है? ये फेज़ 1 अगर 60 एकड़ पे था ना, तो फेज़ 2 2200 एकड़ पे। सो वो इससे बहुत बड़ा है और उसमें बड़ी कमिटमेंट्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सो फेज़ 2 जब होगा ना, तो आप अंदाज़ा करें कि 60 से जब 2200 ऐड होगा तो कितने मल्टीफोल्ड्स उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी और जॉब्स भी क्रिएट होंगे। 2200 एकड़ पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन कोलैबोरेट करेंगे चाइनीज़ बिजनेसमैन के साथ। इसमें एक्चुअली ऐसे है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी आ सकते हैं। अभी फेज़ 1 में भी एडिबल ऑयल के अंदर पाकिस्तानी भी एक बिजनेसमैन हैं, वो उन्होंने भी इंडस्ट्री लगाई। सो यहाँ पर कोई नेशनैलिटी की उस तरह से कैद नहीं है, बट ये लोग अप्लाई कर रहे हैं मेरिट के ऊपर जिस चीज़ की ज़रूरत है। बिकॉज ज़्यादातर ये होता है फ्री जोन जब बनती हैं, इंडस्ट्री लगती है, तो वो चीज़ें यहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो जाती हैं। ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ, वो वैक्सीनेशन की एक फैक्ट्री का भी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है, एनिमल वैक्सीनेशन का। बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी वैक्सीन है मोस्टली वो इम्पोर्ट हो रही है और हमारा FMD का एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा जो मीट यहाँ से एक्सपोर्ट होना है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है डिजीज़ की वजह से। तो ये जब वैक्सीनेशन की फैक्ट्री बनेगी, और ये प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली हिदायत की कि वैक्सीनेशन के लिए कोई ना कोई इंडस्ट्री लेकर आए। सो ये पहली फैक्ट्री है जो वैक्सीन की है। अच्छा, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कहा ये भी चाहता है कि पाकिस्तान मज़ीद डेट ट्रैप में इस हवाले से चला जाएगा, इसमें कितनी हकीकत है? जी देखें, जो हमारे एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट है, बट वो ऐसा मॉडल है, ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से पे बैक भी होना है। सो वो एक पावर प्रोजेक्ट्स का जो एक सिस्टम है उसके हिसाब से सड़कों के ऊपर कुछ लोन ली। बट अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज़्यादा एक एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट होती है और ये प्रोपेगेंडा होता है। पाकिस्तान का जो जितना डेट है, एक्सटर्नल डेट है, ये तो तकरीबन ये 5.5% से भी कम है। चाइनीज़ लोन्स हैं या जो चाइनीज़ पे बैक है जो हमने करना है। सो ये डेट ट्रैप, इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरू में ये बहुत शोर मचा था, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू इसीलिए कर गया बिकॉज ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इवन उनके अपने पेपर्स ये लिख रहे हैं कि यार दिस इज़ अ होक्स, ये नहीं चलेगा। गवादर और ईरान के साथ जो हमारे बिजनेसेस हैं वो लिंकेजेस भी हम कोई इस्टेब्लिश कर रहे हैं, गव में हम कोई बना रहे हैं कि गवादर और ईरान के साथ बिजनेस हो सके? जी, ये जो गवादर से करीब तरीन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है वो गव है और रिसेंटली ये भी नोटिफाई हुआ है। आपको पता है पहले ईरान के साथ सारी ट्रैफिक तजारत सब ताफ्तान से हो रहा था, तो अभी इधर 3 ऐसे गेट्स हैं जो इस वक्त कमीशन हो रहे हैं। सो गव जो है ना वो यहाँ से करीब है, कोई 95 किलोमीटर्स के करीब है टोटल, कोई घंटा 1.5 घंटा लगता है यहाँ से आप गव पे पहुँच जाते हैं। सो दूसरी तरफ रिमदान है। सो ये जो इस पोर्ट का पोटेंशियल है उसको बढ़ाने में ये गव बहुत बड़ा एक किरदार अदा करेगा। और जो अभी गेट बनने के बाद जितनी रेगुलेशन होनी थी, जो कस्टम के जितने अरेंजमेंट होने थे, अगर कोई एक्ट पास होना था, कोई लॉ पास होना था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बन गई हैं। और आने वाले वक्त में मैं देखता हूँ लोकल्स के साथ भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवादर के साथ भी जो बात हुई वो देख रहे हैं कि जो जितना नेबरिंग रीजन है अक्रॉस द बॉर्डर, वो बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ से करें, कोई स्पेशल अरेंजमेंट है। सो ये सारा हो रहा है। कलेक्टर कस्टम्स के साथ भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा गेट बनने के बाद
और रेगुलेशन के बाद कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ट्रेड बिटवीन गवादर पोर्ट एंड द नेबरिंग रीजन। नाज़रीन, हम गवादर लैंड किए थे और गवादर से अब हम जा रहे हैं होशाब। होशाब एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा जो कनेक्टिविटी के हवाले से वेस्टर्न रूट पे, और गवादर, होशाब और फिर पूरा पाकिस्तान इससे कनेक्ट होगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी बाजवा मेखल इस वक्त हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे जाके क्या है, क्या तरक्याती काम है और किस तरह से डेवलपमेंट होगी। फिजन साहब, इस वक्त हम होशाब में मौजूद हैं और ये सड़क कौन सी बन रही है? ये होशाब अवरान खुजदार ये और ये M8 का वो हिस्सा है जिसको पहले सिक्योरिटी की वजह से छोड़ दिया गया था, नहीं बन रही थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हो गए
प्लस गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस है और बोथ ऑन सी पैक एंड ऑल्सो ऑन अपलिफ्टिंग द पीपल ऑफ दिस। अच्छा, ये हुशाब वाली ये सड़क ये कनेक्ट किस किस शहरों को कर रही है, डिस्ट्रिक्ट्स को कर रही है? ये देखें भाई, ये खुशाब, ये तुर्बत से रोड आ रही है, ठीक है, गवादर है, और यहाँ से ये अवरान जाएगी, अवरान से फिर ये खुशदार जाएगी। लेकिन जो अवरान है ना, ये एक तरह का जंक्शन पॉइंट भी है, क्योंकि अवरान से फिर एक ढल जाओ बेला के थ्रू कराची के लिए सड़क निकलती है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस वक्त इस इलाके के जितने लोग हैं ना, खुशदार से नीचे वो मोस्टली इस रोड को यूज़ करते हुए कराची जाते हैं, लेकिन वो सड़क की बहुत बुरी हालत है, वो ऑलमोस्ट पहले तो नॉन एग्जिस्टेंट ही हो गई थी। सो अभी उसको प्रॉपर एक रोड बना रहे हैं ऑन फुल डायमेंशन। सही, और ये सीपैक रूट का हिस्सा है भाई, ये सारा सीपैक का हिस्सा है, लेकिन वो जो रोड्स हैं वो पीएसटीपी का हिस्सा है। अच्छा जी। और इस पे जो ट्रैफिक है वो कहाँ से कहाँ जाएगा सीपैक का? ये गवादर से लेके गवादर तुर्बत सारे जो लोग हैं सब उसी कराची के हैं, जो तकरीबन अगर उधर से जाएंगे पहले वाले रास्ते से जो M10 से जो कोस्टल हाईवे से, तो कम से कम 11 घंटे लगेंगे, 10 से 6 घंटे। जी, यहाँ पे जो लोकल एरिया की डेवलपमेंट है उसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं या सिर्फ सड़क ही गुजरेगी यहाँ से? कोई फ़ायदा होगा लोकल आबादी को? ये असल में जैसे मैंने कहा ना कि ये बड़ा एक इंटीग्रेटेड प्लान है। ये जो रोड बन रही है ये तो गवादर से ट्रैफिक को सर्व करेगी, बट इसके दाएं बाएं जितना रीजन है, ये इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि इससे पहले कि चूँकि पॉपुलेशन यहाँ कम है और इस जो भी सड़क बननी थी इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ, लोगों का ख्याल रहा है हमेशा तारीख में कि यार इसके बेनिफिशरी कम होंगे, बट ये है कि कम हों या ज़्यादा हों, ये सारे हमारे भाई हैं। सो इसलिए इन तक रोड का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत सारी सड़कें हैं जो इस रोड के अलावा, सीपैक के अलावा भी हैं, जो मेजर शहर, जितने मेजर माइनर शहर हैं, छोटे बड़े शहर, उनको कनेक्ट करेंगे, प्लस फार्म टू मार्केट जो भी इधर फार्म्स हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। सो वो इसी के साथ सारी बेहतरी आनी है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर चीज़ इसी से बेहतर। ये वही सड़क है कि गवादर से सामान चाइना भी जाएगा सारा और चाइना से इधर गवादर तक आएगा इसी सड़क? जी बिल्कुल, ये वही सड़क। और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगी? इसकी लागत वगैरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई चार्ट वगैरह लगे हुए हैं। जी जी, अभी जहाँ हम खड़े हैं ये सिर्फ एक पोर्शन है, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है ये एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। बट अगर देखा जाए तो 146 किलोमीटर्स की रोड है और ये हिस्सा है। वैसे इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 56 बिलियन के करीब। ये अच्छी एक्सपेंसिव रोड होगी राइट अप टू खुशदार जब हम जाएंगे। भाई कितने लेन की रोड होगी? ये फिलहाल 2 लेन की रोड होगी, लेकिन फिर जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती जाएगी तो ये एक्सपेंडेबल है, लैंड की एक्विजिशन उसी हिसाब से। ये जो एक पुराना सिल्क रूट कहा जाता है, अब ये क्या कहा जा सकता है कि ये नया सिल्क रूट है और चाइना को जो एक्सेस है टू द अरेबियन सी, एक और समुंदर तक एक्सेस चाइना को मिल रहा है इन एडिशन टू साउथ चाइना सी? मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और यही वजह है कि प्रेसिडेंट शी ने जब BRI को अनवेल किया था तो BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था उन्होंने सीपैक को रखा। सो वो उससे पता लगता है गवादर की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और इस पूरे रीजन की भी, बिकॉज उसी ने गवादर को कनेक्ट करना है विद आवर कंट्री और ऑल्सो विद नॉर्थ इन चाइना। इसमें ट्रैवल टाइम कितना रिड्यूस हो जाएगा व्हीकल्स का? पहले जो ट्रैवल टाइम था वो कितना था? देखें जो ट्रैवल टाइम है, कोयटा से अगर आप चलें तो गवादर तक जाते हुए आपको तकरीबन 10 घंटे, क्योंकि जो रास्ते में कुछ ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर सड़क नहीं है या बहुत बुरी हालत है। बट अभी जो हमने इसका एक बाईपास बना था जो कुछ साल पहले कंप्लीट हुआ था, उसमें अभी भी कोई 110 किलोमीटर का गैप है जो बसीमा से खुशदार है, जिस पे अभी काम हो रहा है और वो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 70% कंप्लीट हो गई है। सो जब वो होगा तो घंटों में टाइम कम होगा और फिर ये जब M8 होगा तो आपको वो राउंड भी नहीं जाना पड़ेगा, फिर सीधे आप हुशाब से खुशदार को। तो ये आई थिंक फर्दर को 1.5-2 घंटे। तो अब गवादर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर और यहाँ से फिर पूरी कनेक्टिविटी पाकिस्तान एंड अप टू चाइना। जी, ये यहाँ से खुशदार और फिर खुशदार वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से आप शहदाद कोट की तरफ जाते हैं, जहाँ से आप कोयटा जाते हैं और कोयटा से फर्दर फिर आप चमन जा सकते हैं और आप इस्लामाबाद DI खान के थ्रू जा सकते हैं और सेंट्रल एशिया के थ्रू आप चमन, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। So the old Silk Route is being revived here.
द ओल्ड सिल्क रूट इज बीइंग रिवाइव्ड अराउंड द वर्ल्ड, और हम उसका जो हिस्सा हैं उसमें जो नए रास्ते हैं वो भी शामिल हो रहे हैं और जो पुराने हैं वो भी शामिल। नाज़रीन, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस तारीखी मुकाम पे आपने सीपेक के चेयरमैन की गुफ्तगू भी सुनी, माजी में सिल्क रूट के हवाले से हमने बहुत दास्तानें सुनी हुई हैं, और चाइना का सिल्क रूट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से लेके अरेबियन पेनिनसुला तक हज़ार दास्तानें भी हमने उस हवाले से सुनी हुई है कि कितनी कहानियाँ थी। तो वो जो रोमांस है सिल्क रूट का, वो अब दोबारा से एक तरह से रिवाइव भी हो रहा है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, जो ये सड़क बन रही है, ये वो कनेक्टिविटी है जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया, चाइना और पूरा जो BRI का प्रोजेक्ट है उसके साथ सबसे अहम खित्ते में जो डेवलपमेंट हो रही है वो अब इस जगह पे हो रही है। और अगले चंद सालों में यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़िंदगी किस तरह से बदल गई। जिन साहब, सिक्योरिटी के जब कंसर्न्स की बात आती है, बलूचिस्तान में यकीनन तरक्की होगी, पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात भी उस हवाले से बढ़े। तो सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? लोकल पुलिसिंग उसको कैसे बेहतर कर रहे हैं? फ़ौज इस हवाले से क्या कर रही है? आप कमांडर सदर्न कमांड भी रहे हैं, तो सीपेक की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे? देखें, सिक्योरिटी का एक कॉम्प्रीहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान बना था
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आप देखें तो उसमें टियर्स के ऊपर सिक्योरिटी है और उसमें 2 सिक्योरिटी डिवीजन खड़े किए गए फॉर ऑल द सीपैक प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। और इसी तरह उसके साथ फिर प्रोविंशियल पुलिस को और नेक्टा का एक आपको पता है इदारा भी बना, सो प्रोविंशियल पुलिस को और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ को भी उसमें इंटीग्रेट किया गया। सो जब ये टियर्स में सिक्योरिटी होती है, कंपनीज़ भी सिक्योरिटी हायर करते हैं, प्रोविंसेस भी उनको प्रोवाइड करते हैं, फिर ये आर्मी भी प्रोवाइड करती है। सो बड़ा अच्छा एक मैकेनिज़्म है जो आहिस्ता आहिस्ता भी बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बिकॉज हमें ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स को और जो लोग सीपैक पे काम कर रहे हैं उनको फ़िज़िकल सिक्योरिटी में ख़तरा ज़रूर है, और इस चीज़ को हम ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ करते रहते हैं कि ये दुश्मन ने अपनी कोशिश करती रहना है। और पाकिस्तान के अवाम सीपैक से चूँकि प्यार करते हैं तो यहाँ उस तरह से ख़तरा नहीं है, लेकिन बाहर से शरारत प्लान होती रहेगी और हमने सेफ गार्ड अपना पूरा रखना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट एक दिन भी डिसरप्ट हुआ हो या रुका हो। फैजल साहब, पाक अफगान बॉर्डर तकरीबन 95% फेंसिंग वहाँ पे हो गई है, बॉर्डर फेंसिंग। पाक ईरान बॉर्डर पे भी इसी तरह से काम हो रहा है, उसके क्या प्रोग्रेस है अभी? जी अरशद, ये जो हमारे 47 के बाद बॉर्डर्स खुले रहे, इससे हमें बड़ा नुकसान, एक तो सिक्योरिटी का नुकसान हुआ, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स असाइड, बट मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट जो होती रही, वहाँ से इधर आके जो भी शरारत की, टेररिज्म किया, फिर वापस चले गए। तो ये चूँकि ईरान का बॉर्डर भी खुला था तो यहाँ पर भी कुछ हॉस्टाइल कंट्रीज़ ने यहाँ से प्लान करके, आपको पता है कि यहाँ पे भी जो कुछ होता रहा उसकी रूट्स बाहर जाती रही। सो ये फेंसिंग का प्लान स्टार्ट हुआ। फेंसिंग में अभी जब से फेंस हो गई है बहुत सिक्योरिटी के हालात में बेहतरी आई, और अभी ये पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी, इसके पीछे साथ में एफसी की जो फोर्स है वो भी डिप्लॉय हो जाएगी। फिर ये इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स लग रहे हैं, पेट्रोलिंग होगी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी में बहुत बड़ी मदद साबित होगी। तो ये जो हमने अफगान बॉर्डर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, यही काम ईरान बॉर्डर पे स्टार्ट हो गया। सो 909 किलोमीटर्स का हमारा बॉर्डर है विद ईरान। कोई 1000 डेविएशंस को रखते हुए 1000 किलोमीटर के करीब फेंस है जो बिछनी है। 650 किलोमीटर बिछ चुकी है। कल यहाँ गवादर में मैं डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर कस्टम्स और बाकी लोगों से, सिविलियन से भी जब मैं मिल रहा था, जितने भी आम शहरी हैं उनसे मिल रहा था, हर कोई फील कर रहा है कि यहाँ से सिक्योरिटी में भी बेहतरी आई और स्मगलिंग में बेहतरी आई, और जो लीगल ट्रेड है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होना शुरू हो गया, और वो एक प्रॉमिस देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेड बड़ा इम्प्रूव होगा उसका। स्मगलिंग एक बड़ा इशू है, तो ये जब आप फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर की, तो स्मगलिंग कैसे रोकेंगे, और लोकल आबादी जिसमें से कुछ का इन्हिसार उस स्मगलिंग पे, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे, उनके लिए लाइवलीहुड कैसे इंश्योर होगी? सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितनी एफर्ट लगती है फेंस बनाने में, उसके बाकी जितने एंसिलरीज हैं उनको बनाने में, ट्रांसपोर्ट करने में और फिज़िकली फेंस लगाने में। सो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी भी, एफसी भी, जितनी मेहनत के साथ उन्होंने ये सारा काम किया। ये वाकई एक बहुत बड़ा मार्का है, और इसको बिलीव करने के लिए आपको जाके उनकी एक दिन की रूटीन देखनी चाहिए। इसी तरह जितनी लेबर इन्वॉल्व है उधर काम करने में, जितने लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेंस में इन्वॉल्व हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जो इसके साथ स्मगलिंग रुकेगी, जाहिर है जो लोग डिपेंडेंट ही स्मगलिंग पे थे उनको कोई ना कोई अल्टरनेट रोज़गार देना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त सिर्फ ईरान बॉर्डर की बात करूँगा कि उन्हीं के लिए बॉर्डर मार्केट्स का एक एग्रीमेंट साइन हो गया बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, और कल ही हम देख रहे थे कि ईरानी भी बड़ी तेज़ी से अपना पार्ट ऑफ द बॉर्डर मार्केट बना रहे हैं। सो जब ये बन जाएंगी, कमोडिटी की लिस्ट है, एक कमेटी बन गई है जिसमें लोकल जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल्स हैं वो शामिल हैं। सो क्या क्या उसमें सेल होगा, कितना सेल होगा, आई थिंक उसमें एक लिमिट है कि जो भी फैमिली जाएगी वो इतनी अमाउंट तक का ख़रीद सकती है जो लोकल एरिया में कंज्यूम होगा। सो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो एक सोल्यूशन है लोकल के रोज़गार को देखने के लिए, स्मगलिंग के इफ़ेक्ट को मिटिगेट करने के लिए। पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते के तमाम ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
और सीपैक में तरक्की के मंसूबों में शराकतदार हों। CPEC has been at the heart of our economic transformation plan, and we have left no quarter to declare its necessity for addressing our economic woes. Our sincere effort to make it inclusive, transparent and attractive for all global and regional players with the aim of bringing its benefit to everyone. मगर पाकिस्तान की अमन और माशी तरक्की की तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान और चीन के इस सदी के सबसे बड़े मंसूबे को निशाना बनाने के मंसूबे भी बनते रहते हैं। CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. It's offering connectivity to the whole region, and with that, Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region. And I think this is a game changer in the sense that this project has the ability, the potential to bring prosperity to this whole region by connecting everyone. It's not just a north-south thing. And for Pakistan, it's basically an economic project, and that's what the project's name also says. China-Pakistan Economic Corridor. What we have done to keep this project secure, we've raised 2 divisions for the security of this project. And other than that, we have about 8 to 9 regular regiments also protecting this, the corridor, the project at various locations from wherever it is passing through. And in addition to that, there are paramilitary troops which are also deployed. So we have taken every possible measure to keep this project secure, and our Chinese partners are also very satisfied with the kind of security measures that we have taken. And what they are really targeting is the international image of Pakistan when they try and target CPEC. There have been the terrorists who are being used to target this project are continuously targeting the Chinese manpower involved. They try to do that. They are trying to target the labor, the local labor also who are working for this project. So there are a lot of dimensions to the kind of security threat that this project gains. But alhamdulillah, the kind of measures that we have taken, they've not even been able to retard the progress of this project. They've not been able to dent it, and it's progressing more every day. गवादर में इस होटल पर हमला करने के लिए बैरूनी कुव्वतें कारफरमान नजर आईं। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर और दीगर प्रोजेक्ट्स पे हमला पाक चीन तरक्की के इश्तराक को नुकसान पहुंचाने की एक कड़ी है, और इन सब के ताने बाने एक ही जगह मिलते हैं। Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions in the dossier of about $23.35 million. I'll be just showing one of those transactions. It's on the screen right now, in which $5 million were given to a sub-nationalist whose name is held with us to cause unrest in Balochistan. पाकिस्तान और चीन के इन मंसूबों को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा प्लानिंग का एतराफ भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने भी किया। Main ideology beyond this was that the economic and the various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized, so that the aim was to just basically raise a level of insurgency within Balochistan and the Karachi region. Other sort of radar installation attacks, the Sui pipeline gas attack, then attacks on civilian bus stations where some, I suppose, Pakistani nationals were being targeted by sub-nationals and murdered and massacred, so that a sort of a disruption in the CPEC is done. That was being funded, and
directly supported by Mr. Anil Kumar. He wanted it to be raised to a next level so that complete disruption and complete stoppage of the economic corridor between Gwadar and China is achieved. The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baloch subnationals and miscreants or terrorists. The aim was to have RAW operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch subnationals in carrying out precision targets to be carried out. Precision, I would say, a sort of a military sort of a connection to the entire operation, because Balochistan doesn't have a movement on the sea. So the aim was to raise within the Baloch subnationals a sea front so that the activities could be properly coordinated from the seaside and subsequently taken on furtherwards inwards towards maybe Quetta or Turbat or maybe interiors of various places. बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ भारत ही चीन और पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाना चाहता है? मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में चीन की स्ट्रैटेजिक ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान चीन का अहम तरीन पार्टनर है। गवादर पोर्ट की पाकिस्तान और चीन के लिए मुआशी अहमियत के साथ साथ एक इंतहाई अहम स्ट्रैटेजिक अहमियत भी है, और वो ये कि अगर चीन और अमेरिका के तनाज़ात किसी सूरत भी बढ़ते हैं और अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन के ऊपर कोई ब्लॉकेट लगाता है, तो चीन के लिए मशरिक़ वुस्ता की ऑयल तक रसाई के लिए गवादर के जरिए सबसे छोटा तरीन अहम रास्ता यहीं से फराहम होता है। अमेरिका अफगानिस्तान से तो विड्रॉ कर गया, मगर अगर खित्ते में अमेरिकी बेड़े और मिलिट्री बेसिस पर नजर डाली जाए तो ये वाज़े होता है कि जनूबी एशिया में एक और बिग पावर गेम शुरू हो चुका है। चीन की बढ़ती माशी तरक्की, BRI और सीपेक प्रोजेक्ट्स इस नई सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर के निशाने पर होंगे। You know, we must prepare together for long-term strategic competition with China. Competition with China is going to be stiff. That's what I expect. We have to push back against the Chinese government's economic abuses and coercion that undercut the foundations of the international economic system. चीन और पाकिस्तान के तरक्की के इस सफर को बिग पावर प्रॉक्सी वॉर से कैसे बचाया जाए, इस सदी के सबसे बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी सवाल भी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।